ये है पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको जानना है ग्रुप कौन से है एंड पीरियड्स कौन कौन से हैं। इसमें ग्रुप रहते हैं 1 to 18 एंड पीरियड रहते हैं 1 to 7। जो भी ग्रुप नंबर 1 and 2 है ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एंड जो भी एलिमेंट्स है 13 to 18 में 18 ग्रुप में वो रहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अल्कली मेटल्स जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट उसमें रहते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका है हेले नाने की रब से फरियाद। आप इसको कैसे रख सकते हैं सीक्वेंस वाइज, हेले नाने की रब से फरियाद। अगर आपको इसके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं तो इसके लिए मैंने कुछ मैजिकल नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, जो है 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। 3 में आपको 8 ऐड करना है तो आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा। सोडियम में 8 ऐड करने से आपको पोटेशियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा। देन पोटेशियम का एटॉमिक नंबर रहता है 19, उसमें अगर 18 को ऐड करोगे तो आपको रुबिडियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा। इस तरह से ये मैजिकल नंबर्स यूज करके आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, उनका अनदर नेम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट्स है उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। अगर इनको सीक्वेंस से देखते हैं तो ये ग्रुप 2 में कैसे आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम। अगर इसको याद रखना है तो शॉर्ट ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी। इनके एटॉमिक नंबर आप अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स उसमें उससे निकाल सकते हैं। उसके ये सेकेंड ग्रुप में है और फर्स्ट ग्रुप के एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मैंने मैजिकल नंबर दिए हैं, उसको रेफरेंस लेके आप एटॉमिक नंबर्स ऑफ सेकेंड ग्रुप निकाल सकते हैं। एंड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सेकेंड ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनको आपको लर्न करना है। इस चैप्टर में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, इसमें हमें जो डिफरेंट टर्म्स यूज करने वाले हैं जैसे एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट, इन सब टर्म्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो एक वन बाय वन वी विल सी द टर्म्स व्हाट आर यूजफुल इन फॉर दिस चैप्टर। फ्रॉम दैट फर्स्ट वन इज द एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडिया। इसको ये एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडिया क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस जो भी न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, ये इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। और जो भी ये रेडियस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ शेल से। नंबर ऑफ शेल पे कैसे डिपेंड रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस। ये रहेगा एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड along द पीरियड एंड अक्रॉस द पीरियड एंड along द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस वो है जो डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, जो भी स्लीपिंग लाइन में एलिमेंट्स लिखे हैं उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजेस। एंड डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे जो भी स्टैंडिंग लाइन में एलिमेंट लिखे हैं वो है ग्रुप्स, एलिमेंट्स इन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। आइए समझते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। द नेट पॉजिटिव फोर्स experienced by an electron inside an atom, that is the effective nuclear charge, that is whatever the force applied on the outermost electrons by the nucleus, that is effective nuclear charge। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। एज वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 2 and 8। Now here how many orbits are present here?
3 orbits. In the first orbit, 2 electrons will get filled. In the second orbit, 8 electrons get filled, and in the outermost orbit, 1 electron present. Here we have to calculate effective nuclear charge on the third orbit electron, whatever that 1 electron present in the outermost orbit. Then for calculating that, we have the formula Z effect. That effective nuclear charge, we are denoting it with the Z effect. It is equal to Z minus S. Z means number of protons, that is atomic number we are showing by the Z. That we will calculate. Z is protons, total protons present in the atom, and S is nothing but the inner electron. Now which are the inner electrons in this case? In the case of sodium, how many orbits are present? Whatever that fulfilled, it is the first and second orbit. Then in that 2 orbits are inner, whatever the orbits present near the nucleus, that we will call the inner orbits. In the inner orbits, how many electrons are there? 10 electrons are there. Then here if we calculate that, Z effect is equal to 11 minus 10. It is equal to 1. That is the effective nuclear charge on the electron which is present in the third orbit of the sodium is the 1. Let us take another example for this. Now here in this case, we took the chlorine atom and we are going to calculate the effective nuclear charge of the electrons present in the n is equal to second orbit, in the whatever the electrons present in the second orbit of the chlorine, that we will calculate the effective nuclear charge. Now what's the formula? E effect is equal to Z minus whatever the electrons present in the inner orbit. Okay, then we have to calculate the n is equal to 2. सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है. उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है हमें कैलकुलेट करना है. सेकेंड ऑर्बिट के लिए इनर ऑर्बिट कौन सा रहेगा? n इज इक्वल टू 1 वाला, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा इनर ऑर्बिट. तो इनर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. तो Z इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोटॉन कितने मिलेंगे? व्हाटएवर द एटॉमिक नंबर Z माइनस 2. Z मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का? 17 माइनस व्हाटएवर द इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज 2. देन वी गेट 15 as the effective nuclear charge for n is equal to 2. It means whatever the electrons present in the second orbit, they feel the effective nuclear charge, that is 15. अगर हम बात करें पीरियोडिक ट्रेंड की along the period and through the group, along the group, then why effective nuclear charge increases across the period? उसका क्या रीजन है? That is number of shells remain constant, means जो भी इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं वो सेम ऑर्बिट में हो रहे हैं. There is no increase in number of orbits or number of shells when we are going from across the period from left to right, and atomic number is goes on increasing, but electrons are going in the same orbit. But in the case of group, if we go down in the group, what we see? Number of orbits, number of shells goes on increasing. That's why whatever the effective nuclear charge filled by the outermost electron, it is goes on decreasing. उसका जो भी अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, जो भी बाइंडिंग रहेगा न्यूक्लियस के साथ, अगर उसके ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं और एक लास्ट के ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन फील होगा उसका अट्रैक्शन कम होता जाएगा. इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो goes on decreasing down the group, and if we see it across the period, it is goes on increasing. This is the periodic trend. Shielding effect क्या होता है देखते हैं. Due to the positive proton, nucleus exerts the inward force on the electrons called the nuclear attraction. Nuclear attraction क्या होता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इनमें ऑब्वियसली अट्रैक्शन होता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. That's why nucleus exerts the nuclear attraction force on the electrons, whatever present in the first, second or third orbit.
whatever the electrons present in the atom, on that all electrons nucleus exerts the positive attraction force. अब अगर समझते हैं यहाँ पे हम शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो वो होता है कि जो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिट में, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं बाय गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. बस यही होता है शील्डिंग इफेक्ट की, उसका अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इट गेट रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ द whatever electrons present in the inner orbits. That is the shielding effect. ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड अगर देखेंगे तो हमें पता है कि if we go across the period there is no increasing number of orbits as its atomic number goes on increasing across the period, but orbits are not goes on increasing in the same orbits. Electrons are going on filling on the same orbit as we go across the period. That's why no orbit increases. It means no shielding effect increases or decreases across the period. When we are going from left to right in the period, we get that shielding effect remains constant from left to right. What is the reason behind this? Because there is no increase in number of orbits. That's why this shielding effect across the period remains the constant. Question can be asked on this. That is why the shielding effect across the period remains constant. Then this is the reason. If we see this shielding effect down the group, we get that it is goes on increasing, because as the number of orbits goes on increasing down the group, as its atomic number goes on increasing, और number of orbits also goes on increasing. अगर जितने ज़्यादा ऑर्बिट रहेंगे न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट रहेगा. हमें पता है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ atomic number, atomic radius goes on increasing down the group. Like that only shielding effect also goes on increasing down the group. What is the electronegativity? The ability of an atom to attract shared pair of electron pair towards itself in a covalent bond. हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी जो कि आइसोलेटेड एटम के बारे में था, बट अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है तो हमें कोवैलेंट बॉन्ड एंड शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करनी है. तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, आइए देखते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज. दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द न्यूक्लियर चार्ज. एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे इसको. अगर हम कोई भी दो एटम्स लेंगे P and Q, they are making the covalent bond by sharing the two electrons. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जब that is the power, that is the force have the atom which attract both the electrons. दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर हम इस केस में देखेंगे P and Q forming the covalent bond by sharing the electrons, then as we see Q have the electronegativity more and P have the less electronegativity. That's why Q will attract both the electron pairs towards it. That's why it has the more electronegativity. Electronegativity means that shared paired electrons, both electrons will get attracted towards the one atom. That is that electronegativity is directly proportional to the nuclear charge. उसका जो भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है वो भी न्यूक्लियस में रहेगी. अगर उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी अट्रैक्ट करेगा. इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज से. अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एटॉमिक रेडियस. अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एटॉमिक रेडियस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एटॉमिक रेडियस.
आइए पढ़ते हैं अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन से फैक्टर्स है? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट और द स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को ही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा था, वही सेम ट्रेंड फॉलो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो inversely proportional with the atomic radius and inversely proportional with the shielding effect. Like the ionization enthalpy also inversely proportional with the atomic radius and shielding effect. Then electronegativity is directly proportional with the nuclear charge. आपको दोनों randomly याद रखना है. Ionization enthalpy and electronegativity both have the same factors affecting on that. That is atomic size and shielding effect inversely proportional, and electronegativity is directly proportional with both ionization enthalpy and electronegativity. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, व्हाट विल बी द ट्रेंड? atomic radius, as the atomic radius increases, electronegativity goes on decreasing. That's why when we go down in the group, electronegativity goes on decreasing. If we go across the period, then whatever the nuclear charge it is goes on increasing. That's why electronegativity goes on increasing across the period. You just remember electronegativity increases across the period because nuclear charge, whatever it is, directly proportional with the nuclear charge. Various factors are affecting on the electronegativity that we have learned in the previous slide. That's why here we take 2 points for the taking consideration the trend of electronegativity down the group and across the period. अगर हम डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं तो हमें इसमें रेडियस का पॉइंट कंसीडर करना है. अगर अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का पॉइंट कंसीडर करना है. दैट इज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड इफ वी गो अक्रॉस द पीरियड electronegativity goes on increasing. Now what is the ionization enthalpy? Minimum amount of energy required to remove outermost electron of an isolated gaseous atom to form a cation. That is nothing but the ionization enthalpy. जो भी amount of energy required है outermost electron, जो भी valence electron है, उसको remove करने के लिए. बट कौन से एलिमेंट्स में, कौन से एटम में? आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? अलोन, एक ही एटम के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, नॉट बल्कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में. सिंगल एटम्स के बारे में ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं. टू फॉर्म द कैटायन. टू फॉर्म कैटायन व्हाई? बिकॉज आफ्टर रिमूविंग आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन that atom gets the positive charge. That's why here written atom forms a cation. हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, बिकॉज we have to learn here what are the factors affecting the ionization enthalpy. ionization enthalpy के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसीलिए हमने पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट के बारे में. तो कौन से फैक्टर्स है? साइज ऑफ एन एटम. अगर एटम का साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है. मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अगर न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी is directly proportional with the nuclear charge. And shielding effect, this is also inversely proportional like the atomic size. If the shielding effect is less, then ionization enthalpy is more, and shielding effect is more, then ionization enthalpy is less. This is inversely proportional relation. These are the factors affecting on the ionization enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है देखते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज नथिंग बट द
taking electron, feeling electron in the outermost orbit. The enthalpy change that takes place when an electron is added to an isolated gaseous atom. Whatever the energy of that atom will go on changing when any electron enters in that. That is the electron gain enthalpy. कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में हम फील कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी चेंज होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड हम देखें अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, then whenever we are going in the periods across the periods, that electron gain enthalpy is more negative, and down the group if we are going in any group from 16, 17 and 18, then whatever the electron gain enthalpy it becomes less down the group and it becomes more negative. That atoms are becoming more negative, its electron gain enthalpy becoming more negative if we go across the period, and if we go down the group electron gain enthalpy goes on decreasing, it becomes less electron gain enthalpy. ये जो चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड टू, इसमें ये केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको इसमें दिया है कि जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हैलाइड्स के साथ, तो आइए देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन। अल्कली मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दे फॉर्म्स द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। Which different products? Like the peroxides, superoxides and only oxides they form. Then यहाँ पे बहुत important हो जाता है कौन सा मेटल सुपर ऑक्साइड बनाता है, कौन सा मेटल पेरोक्साइड बनाता है एंड कौन सा मेटल ओनली ऑक्साइड बनाता है, ये आपको याद रखना है। जब भी सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो अकेला एलिमेंट है, एक अकेला मेटल है जो सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। जब भी potassium, rubidium and cesium reacts with the oxygen, they form superoxides with reacting with the oxygen. And on lithium is that it forms only lithium oxide when it react with the oxygen. लिथियम के बारे में हम बाद में बात करेंगे उसके एनोमलस बिहेवियर में। अब के लिए आप इतना याद रखो, सोडियम मेटल फॉर्म्स सोडियम पेरोक्साइड, potassium, rubidium and cesium forms superoxides when these alkali metals react with the oxygen. Next reaction है alkali metals react with the hydrogen. हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं वो करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। उसका जनरल फार्मूला रहेगा MH। M मतलब कौन सा भी मेटल, लाइक लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, लाइक दिस, and H stands for hydrogen. Metal hydrides it forms. When alkali metals react with the hydrogen, they form their corresponding hydrides. Then for the reaction with the halogens, alkali metals जब भी halogens के साथ react करते हैं वो corresponding halogens form करते हैं। Metal halides they form। कौन सा metal react करेगा और कौन से हेलोजन के साथ? X स्टैंड्स फॉर हेलोजन। कौन सा हेलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कौन सा भी। एंड मेटल M फॉर मेटल्स। कौन से मेटल्स? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इन मेटल्स के साथ जब भी हेलोजन्स रिएक्ट करते हैं वो करस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। दिस इज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप वन के एलिमेंट्स। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप टू के एलिमेंट्स। तो फर्स्ट रहेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन कौन सा वाला ऑक्सीजन? फ्रॉम द एयर। जो भी एयर में से ऑक्सीजन लेके रिएक्ट करेंगे मेटल्स, उसका रिएक्शन। अल्कली मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दे फॉर्म्स देयर करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स। विच मेटल्स रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन?
beryllium, magnesium and calcium, and they form their corresponding metal oxides. Next reaction रहेगा alkaline earth metals when reacts with the nitrogen. They forms their corresponding metal nitrides. उसका जनरल फॉर्मूला रहेगा M3N2. मेटल्स कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, एंड दे फॉर्म्स देयर करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स. नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा अल्कली मेटल्स रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन अगेन, बट यहाँ पे हमने कौन सा ऑक्सीजन लिया है? नाउ इट इज इन द प्योर फॉर्म, प्योर ऑक्सीजन. प्योर ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल्स डिफरेंट प्रोडक्ट बताते हैं एंड एटमॉस्फेरिक एयर के साथ भी अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए 2 टाइम्स रिएक्शन वी आर वॉचिंग हियर. अब देखते हैं अल्कली मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं प्योर ऑक्सीजन के साथ तो वो करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल परऑक्साइड्स दे फॉर्म. आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है कौन से मेटल्स मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड कौन से मेटल्स मेटल परऑक्साइड्स बनाते हैं. मेटल ऑक्साइड्स कौन से मेटल्स बनाते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड. एंड बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड रेडियम दे फॉर्म्स द मेटल परऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद द प्योर ऑक्सीजन. नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा वाटर के साथ. अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स व्हेन रिएक्ट्स विद द water, what they produce their corresponding metal hydroxides. कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहाँ पे बेरिलियम का रिएक्शन बेरिलियम मेटल इंक्लूड नहीं किया है जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, क्योंकि बेरिलियम वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है. ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है. And other metals react with the water and they forms the metal hydroxide. Next reaction रहेगा alkaline earth metals react with the hydrogen. Like the alkali metals only, this also forms the metal hydrides when they react with the hydrogen. Last reaction रहेगा alkaline earth metal when react with the halogens. Which metals reacts with the halogens? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These all metals react with the halogens and they form their corresponding halogens, halides. And its general formula is MX2. मतलब अगर हम लेंगे metal beryllium लेंगे and it reacts with the fluorine, then it form BeF2. Like this. These all are the chemical reactivities of the alkaline earth metals. अब हम पढ़ेंगे सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में. उसमें फर्स्ट रहेगा सोडियम कार्बोनेट. उसका जनरल नेम है वॉशिंग सोडा, जो हम डेली यूज में यूज करते हैं. उसका फॉर्मूला रहेगा Na2CO3.10H2O. दिस इज द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में आता है, इसीलिए उसको वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें इंक्लूड होते हैं. 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ सोडियम कार्बोनेट. उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड उसका फॉर्मूला याद रखना है Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. एंड ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में. सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोडियम कार्बोनेट इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. Action of the heat, which action, how this sodium carbonate react when it is get heated. हीट करने से क्या होगा? अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारा वॉशिंग सोडा है उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे. इसके लिए जो भी वॉशिंग सोडा है व्हेन हीटेड एट द 373 केल्विन, इतना टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करने के बाद उसमें से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स
रिमूव हो जाते हैं एंड हमें सॉलिड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। यही है एक्शन ऑफ हीट ऑन द सोडियम कार्बोनेट। जो भी सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन रहेगा वाटर के साथ, अगर हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसके यूजेस देखेंगे, हमें पता है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा फॉर व्हाट वी आर यूजिंग इट फॉर द क्लीनिंग पर्पजेस, फॉर द इमल्सिफाइंग इफेक्ट ऑन द ग्रीस एंड dirt we are using it as a cleaning material. Again, for what we are using this? To make the hard water soft. This sodium carbonate is used. This is about all the physical properties, its reactions and uses of sodium carbonate. आइए देखते हैं सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने की मेथड। ये जो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है बाय द सॉल्वेज प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके सिलेबस में। तो आइए देखते हैं, जो भी ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है बाय द सॉल्वेज प्रोसेस, ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कौन से रॉ मटेरियल, कौन से रिएक्टेंट यूज करेंगे हम लोग। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड NaCl. These are the raw materials we are going to use for the formation of sodium carbonate. कौन कौन से रिएक्टेंट यूज करेंगे? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड। First, that ammonia, carbon dioxide and water, when they react, they produces ammonium bicarbonate. Again, this ammonium bicarbonate, when react with the NaCl, it produces sodium bicarbonate and ammonium chloride. सेकेंड स्टेप में रहता है, हमें यूज करना है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि फर्स्ट स्टेप में प्रिपेयर हो चुका है। उसको अगर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में रिएक्शन कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन गेट हीटेड it produces sodium carbonate, water and carbon dioxide. सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन सेकेंड स्टेप में होता है। फिर थर्ड स्टेप में जो भी फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोड्यूस किया है अमोनियम क्लोराइड, वो यूज करेंगे। अमोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। इसमें नोट करने वाली एक बात है, थर्ड स्टेप में जो भी कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, उसमें जो भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है वो अगेन इट गेट रीप्रिपेयर्ड, अगेन हमें वही अमोनिया मिलता है जो हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था। दैट दिस पॉइंट यू जस्ट नोट दैट अमोनिया गेट अगेन रीप्रिपेयर्ड इन द थर्ड स्टेप। ये है सॉल्वेज प्रोसेस टू प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कॉस्टिक सोडा, NaOH। हाउ टू प्रिपेयर दिस कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द कैस्टनर केल्नर सेल। इसमें कैस्टनर केल्नर सेल हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस जब भी रिएक्शन रहेगा उसमें एट कैथोड एंड एट एनोड विच रिएक्शंस आर carried out, that is very important. For obtaining the NaOH, here electrolysis of solution of sodium chloride, that is sodium chloride के solution को हम और क्या बोलते हैं? brine water. Then by the electrolysis of sodium chloride, what we will get at the anode? Chlorine get evolved, and at the cathode what we get? Sodium amalgam, which again reacts with the water and it produces the sodium hydroxide and hydrogen gas. This is all about the sodium hydroxide, how to prepare, how to get by the Castner-Kellner's cell. सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ये रहते हैं वाइट, ट्रांसलूसेंट, सॉलिड एंड डिलिक्विसेंट क्रिस्टल्स। Then they are readily soluble in the water. Its solution at the surface reacts with the carbon dioxide in the atmosphere to form the sodium carbonate. This is about the properties of sodium hydroxide.
नाउ अबाउट यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ पे यूज होता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एक्सेट्रा। सेकेंड यूज है एज ए रिएजेंट इन द लेबोरेटरी एंड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। थर्ड है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स। What is this mercerizing means? It gives the shine to the fibers. It increases the ability to absorb the dye of the fiber. That is the mercerizing of the cotton fibers. Next use है for the preparation of pure fats and oils. And last use in purification of bauxites. This is all about the uses of sodium hydroxide. नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन। इसका फॉर्मूला है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आइए देखते हैं इसका प्रिपरेशन, इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है एंड वाटर मॉलिक्यूल। एंड नेक्स्ट मेथड है प्रिपेयर करने का कैल्शियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, then we get the calcium carbonate and NaCl as a byproduct. These are the two methods to prepare the calcium carbonate. आइए जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉफ्ट लाइट व्हाइट पाउडर रहता है और ये वाटर इनसॉल्युबल रहता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं रहता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं by providing the temperature 1200 Kelvin, then we get calcium oxide and the carbon dioxide get evolved. एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से एसिड? डाइल्यूट एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्रोड्यूस करता है एंड इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Now we will understand about what are the uses of calcium carbonate. जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मार्बल्स है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। सेकेंड उसका यूज है जो भी सीमेंट में जो भी मेजर इंग्रेडिएंट रहता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। देन थर्ड यूज है जो भी मेटल में से हमें और एक्सट्रैक्ट करना रहता है, ओर्स को निकालना रहता है, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को यूज किया जाता है। अगेन फोर्थ यूज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज in the for manufacturing of the high quality papers, this calcium carbonate is used. And the last use it is used in the toothpaste, chewing gums, dietary supplementaries dietary supplements and the supplements of calcium and the filter of in the filler in the cosmetics. अब हम देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके प्रिपरेशन करने का फर्स्ट मेथड है फ्रॉम द हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड को अदरवाइज बेरियम परऑक्साइड को अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाता है। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम हाइड्रोजन सल्फेट को अदरवाइज बाइसल्फेट बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलता है H2S2O8। इसका नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस व्हाट इट प्रोड्यूसेस, ये MCQ में पूछा जाता है, तो आपको लिखना है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। देन नेक्स्ट मेथड है बाय द इंडस्ट्रियल मेथड, हाउ वी कैन प्रोड्यूस द हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पे हमें यूज करना है 2 इथिल एंथ्रोक्विनोन। ये जब
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है एंड बाय प्रोडक्ट हमें इथिल एंथ्रोक्विनोन मिलता है। दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रॉपर्टीज के बारे में। ये रहता है पेल येलो कलर्ड लिक्विड सोल्यूशन एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 272.4 केल्विन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये वाटर के साथ मिसिबल होता है। मिसिबल मतलब इजीली सॉल्युबल इन द वाटर एंड फॉर्म्स द हाइड्रेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका जो भी स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हम उसको वॉल्यूम में उसका मेजर करने का जो भी यूनिट है वो है वॉल्यूम। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी 30% का सॉल्यूशन है H2O2 का, वो कितना उसका कितना स्ट्रेंथ रहता है, उसका स्ट्रेंथ रहता है 100 वॉल्यूम। इट मीन्स दैट एक मिलीलीटर का 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इट गिव्स द 100 ml ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का मतलब रहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये याद रखने के ये नोट करने के लिए है आपको। इट गिव्स द it produces 100 ml of oxygen of the 30% ml of solution by the 30% solution of H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। both properties it shows this H2O2 acts as a mild oxidizing as well as reducing agent। अब हम समझेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेस के बारे में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है माउथ वॉश के लिए, देन जर्मिसाइड्स, माइल्ड एंटीसेप्टिक्स, देन प्रिजर्वेटिव्स फॉर द मिल्क एंड वाइन एंड द ब्लीचिंग एजेंट्स। Bleaching agents for the soft material due to its mild oxidation property। Second use है hydrogen peroxide due to its reducing property used as an anti-chloral to remove the excess chlorine from the fabrics which have been bleached by the chlorine। And इसका third use है nowadays it is used in the environmental chemistry for the pollution control, restoration of aerobic conditions to sewage water। These are the uses of hydrogen peroxide। Now next important compound is lithium aluminium hydrate। इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। इसको प्रिपेयर करने का मेथड है, अगर लिथियम हाइड्रेट को हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट मिलता है एंड उसके साथ हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा लिथियम क्लोराइड। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इज अ कलरलेस सॉलिड। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर एंड विद एंड इवन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर आल्सो। These are the properties of lithium aluminium hydrate। Uses of the lithium aluminium hydrates इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं LAH, कैपिटल LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके नाम में ही हाइड्राइड है तो इसका यूज के बारे में लिखेंगे तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं। ये रिड्यूसिंग इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। देन नेक्स्ट इसका यूज है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फॉस्फिन। फॉस्फिन को प्रोड्यूस करने के लिए भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। जो भी एलिमेंट्स है ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स, उनके यूजेस के बारे में। लिथियम मेटल इज यूज्ड इन अ लॉन्ग लाइफ बैटरीज यूज्ड इन द डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स। लिथियम मेटल का यूज कहाँ पे होता है? बैटरीज में, डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स में। देन नेक्स्ट है लिथियम एंड सोडियम का यूज करते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन में एज अ हीट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट एलिमेंट पोटेशियम एंड क्लोराइड। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? दे आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स। देन अगेन वन मोर यूज ऑफ पोटेशियम, it is used in the manufacturing of the potassium superoxide for the oxygen generation।
and it is a good absorber of the carbon dioxide. इस पे एमसीक्यू में पूछा है आपको, जो भी माउंटेनर्स रहते हैं उनके जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है उसमें पोटेशियम सुपर हाइड्रोक्साइड कौन से गैस का यूज किया जाता है, तो उसका आंसर है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये यूज किया जाता है क्योंकि ये अब्सॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड इट प्रोड्यूसेस द ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है सीजियम, ये यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। ये है सब एलिमेंट्स ग्रुप एलिमेंट 1 के यूजेस के बारे में। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। बेरिलियम इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। बेरिलियम का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर। Then alloy of magnesium and aluminium is widely used in the structural material and in the aircraft. Then calcium ions are important ingredient in the biological system, essential for the healthy growth of bones and teeth. We know that calcium ions that it is we will get in the milk. That's why we are drinking milk for getting the calcium for the healthy growth of bones and teeth. Then barium sulfate is used in the medicine, and barium metal is used in the intestinal x-rays. Then next use of radium is used in the radiotherapy for the cancer treatment. This question is asked already in the PYQ, that you remember which element is used for the cancer treatment, that is radium, because it is radioactive element. That's why it is used in the treatment of cancer. This is all about the uses of elements of group 2.